YouTube के हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा से लेकर अवयव तक। उसका पार्ट 1 हम आज यहाँ करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोटक शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण एंड ऑप्शन डी विशेष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि संज्ञा। वस्तु, स्थान या भाव विचार के द्योतक शब्दों को संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4 एंड ऑप्शन बी सी 5, ऑप्शन डी 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा है, क्या पूछा है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का भेद हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला, रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द होते हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, जैसे कि कृष्ण, यमुना, कमल, पंकज, नयन, ऐसे जिनका हम वर्ण विच्छेद करें तो सब कोई अलग अलग अर्थ ना निकले। ऑप्शन इसका सेकंड होता है प्रकार, यौगिक शब्द। ये शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। यौगिक शब्दों के खंड करके नए शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे पनघट, धर्मशाला। जैसे धर्मशाला का हम खंड करेंगे तो धर्म और शाला अलग करेंगे, दोनों अपना एक स्वतंत्र अर्थ देंगे। तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ये शब्द यौगिक तो होते हैं लेकिन अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होते हैं, यानी कि ये समझ लीजिए कि जैसे बहुब्रीहि समास होता है वैसे ही ये होते हैं, किसी विशेष की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे कि जलज, जलज यहाँ क्या हुआ? जलज, जलज क्या है? जलज मतलब कि एक अलग की तरफ है कि जलज हम पंकज को बोलते हैं, पंकज को बोलते हैं, पंकज यानी कि कमल को बोलते हैं, इसलिए एक तीसरे की तरफ इशारा करता है। तो ये हो गए हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीयों, 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 इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन ए में त पे बड़ी की मात्रा है, ऑप्शन सी में त पे छोटी की मात्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये वाला सही लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यान, सूर्या, सूर्यागी, सूर्यो। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी यानी कि सूर्या, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन सफ़ेद शब्द की संज्ञा बताइए। यानी कि बुढ़ापा का आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है बुढ़ापा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा किसी संज्ञा है? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो ये इनमें से कौन सा शब्द कौन सी संज्ञा, मतलब इसमें ये 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें एक शब्द संज्ञा है, कौन शब्द संज्ञा होगा वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रोध क्या है? क्रोध एक संज्ञा है। क्रोधित क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, जैसे क्रोधित व्यक्ति हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुए, आंसुओं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसुओं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुने। पुल्लिंग शब्द को चुने। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। आइए देखते हैं, बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया, ठीक है। आगे भी ऑप्शन चेक करते हैं, जड़ता, उसकी जड़ता, ये स्त्रीलिंग हो गया। घटना घटी, यह भी स्त्रीलिंग हो गया। दया किया गया, कि दया की गई, दया की गई, तो यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बुढ़ापा पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुनें।
हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है। अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक या अपादान कारक। तो ये इसमें कौन सा कारक है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें किसी को संबोधित किया जा रहा है। किसको? प्रभु, प्रभु को। प्रभु आप मेरी इच्छा पूर्ण करिए। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन संबोधन कारक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। तो इसमें 11 क्वेश्चन हमारा है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। बताइए इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ये आपको बताना है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़कपन। क्या हो जाएगा? लड़कपन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्र एक शब्द है, इसमें बताना है आपको कि इसका मूल शब्द क्या होगा सच्चरित्र का। तो सच्चरित्र का मूल शब्द क्या होगा? सच्चरित होगा, चरित होगा, चरित्रता होगा या सच्चरित होगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि चरित्र। क्या? ऑप्शन बी, चरित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का या किताब? बहुवचन बताना है। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, तो उसी में से एक शब्द इसमें दिया गया है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्राण। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आज जैसे क्या हो गया? प्राण हो गया, होश हो गया, बाल हो गया, आंसू हो गया, आंसू कह रहे हैं सॉरी, प्राण, बाल ये सब बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। देख लीजिए कौन सा शब्द आपको पुल्लिंग लग रहा है। तो इसमें कपट हुआ कि कपट हुई? कपट हुआ, यानी कि कपट हुआ, तो ये पुल्लिंग तो लग रहा है। चलिए सुंदरता, सुंदरता अच्छी चीज़ होती है, ये स्त्रीलिंग है। मूर्खता बिल्कुल नहीं, यह अभी पुल्लिंग नहीं है। निद्रा, निद्रा आई, यह भी स्त्रीलिंग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ीन, गीदड़नी, गीदड़ी या गीदड़िया। तो गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गीदड़ी, तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक आपको बताना है। राम ने रावण को तीर से मारा, बिल्कुल नहीं। मोहन से अब सहा नहीं जाता, नहीं। हिमालय से गंगा निकलती है, हाँ ये सही है, क्योंकि इसमें से अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? ये गंगा निकलती है, किससे निकलती है? से अलग, अलगाव का भाव हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा से, सर्वनाम से या क्रिया से या प्रत्यय से? तो किससे निर्धारण किया जा सकता है लिंग का निर्धारण? संज्ञा से ही तो करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु? भाववाचक संज्ञा मतलब कि भाव विचार का बोध होता है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अपराध, ऑप्शन बी अध्याय, ऑप्शन सी स्वदेश, ऑप्शन डी स्थापना। चलिए आगे इसमें देखते हैं, आइए एक एक करके हम ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें स्त्रीलिंग पूछा है, तो अपराध हुआ, तो ये तो पुल्लिंग हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अध्याय समाप्त हुआ, यह भी पुल्लिंग हो गया। स्वदेश, हम अपने स्वदेश को लौटेंगे, स्वदेश कैसा है? स्वदेश अच्छा है, स्वदेश अच्छी है, स्वदेश अच्छा है, तो यह भी पुल्लिंग है। स्थापना की गई, स्थापना की गई, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग पूछा था और ये स्त्रीलिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो इस प्रकार है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पीछे हमने देखा था व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, यहाँ अर्थ के आधार पर पूछा है। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से वो 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा,
द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। इनमें से बताना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसे कहते हैं जिसमें कि हमें किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गाय तो कई तरह की हो सकती हैं, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगी, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। पहाड़ भी कई होते हैं, माउंट एवरेस्ट, K2, तो ये भी जाति का बोध करा रहे हैं। आम, आम भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यमुना, यमुना नदी सिर्फ एक ही है, ठीक है, वो किसी विशेष नदी का, नदियाँ तो कई हैं लेकिन यमुना कहने पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक नदी का बोध होता है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन से सावधान रहना चाहिए। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य, बताइए। जवान भी एक जाति है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जवान कहने से हमारे बहुत सारे जवानों का बोध होता है, कोई विशेष नहीं करता है, तो ये तो जातिवाचक संज्ञा है। बालक भी जातिवाचक संज्ञा है कि बालक किसी विशेष जाति का बोध कराता है कि लड़के हैं। सुंदर, सुंदर क्या करता है? किसी भाव को पूरा करता है, यानी कि यह एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मनुष्य भी एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इस तरह से सुंदर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? फिर से वही भाववाचक संज्ञा ही पूछा है कि नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, बताइए इनमें से कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई कोई भाववाचक संज्ञा थोड़ी है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम, दुख, इनमें से आपको बताना है कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। सेना समूहवाचक संज्ञा हो गई, ये हो नहीं सकता। श्याम एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो यह जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, यह भी नहीं हो सकता। दुख भाववाचक संज्ञा है, तो इसलिए अगर इस क्वेश्चन का देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि लड़का किसी जाति, लड़का विशेष जाति का बोध कराता है जिसमें कि बहुत सारे लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार से है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द पूछा है। स्त्रीलिंग के लिए सबसे बढ़िया वाक्य प्रयोग करिए, आगे विशेषण विशेष लगाइए, जिससे भी हो आपको उससे मिलते जाए, ठीक है, क्या मिल जाए। तो हमको स्त्रीलिंग बताना है। सहारा लिया गया, सहारा लिया गया तो सहारा पुल्लिंग हो गया, तो इसलिए तो शब्द होगा नहीं। सूचीपत्र, सूचीपत्र तैयार की गई कि किया गया? किया गया, सूचीपत्र तैयार किया गया, तो यह भी पुल्लिंग शब्द है। सियार रात में रोता है, सियार रात में रोते हैं, तो ये भी पुल्लिंग हो गया, ठीक है। परिषद, मंत्री परिषद की स्थापना की गई, यह शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत बार पूछा गया है, परिषद शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, नेत्री का पुल्लिंग रूप क्या है? बताइए। नेता, नेत्री, नेतिन, नेताइन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो गया? नेत्री हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। कारक के कितने भेद होते हैं? आपको बताने हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8। आइए देखते हैं कारक के वो 8 भेद कौन कौन से होते हैं। तो कारक के जो भेद होते हैं ये होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, इतने बढ़िया से ढंग से बनाया गया है, ये बहुत जगह आपको काम देगा। पूरा का कारक पूरा इसी से हो जाएगा संपर्क। पहले देखते हैं कारक, दूसरे में चिन्ह उनके दिए गए हैं, तीसरे में अर्थ दिया गया है। देखिए कर्ता कारक, चिन्ह क्या है कर्ता कारक का? ने, काम करने वाला, यानी कि जो काम करता है उसका बोध कराए, वो विभक्ति ने होती है, ठीक है। और वहाँ कर्ता कारक होता है। कर्म कारक, कर्म का होता है चिन्ह को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक, से या के द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जैसे से या के द्वारा राम ने रावण को बाण से मारा, किसी की सहायता के द्वारा काम किया गया, तो यहाँ करण कारक होगा। संप्रदान कारक, को या के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह होगा से अलगाव के लिए, जिससे अलगाव हो, जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, पीछे हमारा क्वेश्चन भी आया था, वहाँ अपादान कारक था। संबंध कारक, का, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, अन्य पदों से संबंध बताता है।
अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पै, क्रिया का आधार, जैसे कि मेज पर पुस्तक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेज पै पर, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। संबंध कारक हे अरे अजी, किसी को पुकारना या बुलाना, यहाँ पे संबोधन कारक होता है। इस तरह से हमने देख लिया कारक के भेद और उनके चिन्ह या उनके अर्थ समझ लिया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इससे पूरा कारक आप समझ जाएंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। तो इस प्रकार है, के लिए किस कारक का चिन्ह है, कर्म कारक, संप्रदाय कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अपादान कारक। यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संप्रदान कारक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस प्रकार का चिन्ह है। कुल मिला के कारक चिन्ह पूछा हुआ है। इस वाक्य में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। जैसा कि हमने पहले बताया, यहाँ अलगाव हो रहा है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, कर्म कारक, संप्रदाय कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। जैसे चिन्ह पे हमने बताया था कि मेज पर पुस्तक रखी हुई है, क्या हुआ, पर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है, कर्ता, कर्म, करण, अपादान। वह घर से बाहर गया, यानी कि घर से अलग होने का कार्य हो रहा है। जहाँ भी अलगाव की स्थिति आए वहाँ कौन सा कारक होता है, वहाँ होता है अपादान कारक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि अपादान कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है, करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। देखिए चारपाई पर बैठे हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिकरण कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है, पक्षी, बाज, मकड़ी या गैंडा। आपको बताना है कि इनमें कौन सा शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पक्षी। पक्षी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। मकड़ी, गैंडा, पक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया एंड अवयव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। सही बताना है कि कौन सा संज्ञा और विशेषण का युग्म सही नहीं है, ठीक है। चलिए, विष का विषैला बिल्कुल सही है, पिता संज्ञा है तो पैतृक उसका विशेषण है, सही है, आदि संज्ञा है तो आदिम भी सही है, प्रांत और प्रांतिक यही गलत है, प्रांत का प्रांतिक विशेषण नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमसे यही पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री, कवित्री, कवयित्री, कवियित्री। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन हमको हर एग्जाम से पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि ये स्कूल के दिनों में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि कवयित्री का शुद्ध रूप क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा। वर्तनी शुद्धिकरण में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में पूछा है यहाँ पे, हिंदी भाषा में कितने होते हैं, हिंदी भाषा में 2 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दही खाया गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प।
तो इनमें से आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए, उत्साह हुआ, ये तो पुल्लिंग हो गया, ये आंसर होगा नहीं। चक्रव्यूह में फंस गया, ये भी नहीं होगा। मृत्यु हुई, तो मृत्यु हुआ, मृत्यु हुई, तो इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था कि स्त्रीलिंग कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका, वालिका, बाला या वाली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाला। बाल का स्त्रीलिंग होगा बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अवयव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। यहाँ पे एक चीज़ हम और देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले सर्वनाम के भेद हम देख लेते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, सब देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पूरे सर्वनाम इसमें आपको एक व्यू में मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनसे क्वेश्चन आगे लिए गए हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखिएगा। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। बताइए, पढ़ने से ही आपको लग गया होगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तेरे मेरे को कहीं इसमें हिंदी में इसकी जगह नहीं होती है शुद्ध रूप में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। मैंने कहा था ना, पीछे जो दिए गए हैं वो काम की चीज़ें, उनको आप देख लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन हमने लिया था। ये क्वेश्चन उसी से है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं, मुझे, हमको, ये सब उत्तम पुरुष के ही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। आइए, फिर से हमने आपको रिवाइज करने के लिए दे दिया है। उत्तम पुरुष में जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। मैं, मेरा, हम, मुझे, हमारी, मुझको। मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम, आप, तुमने, आपने। जो बोलता है खुद वो उत्तम पुरुष होता है, ऐसे समझिए। जिसके बारे में बोलता है या जिससे बोलता है, सॉरी, जिससे बोलता है वो होता है मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात कही जाए, ठीक है, वह होता है अन्य पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, ये तो हमने शुरू में ही देख लिया था चार्ट में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस पर समय ज़्यादा नहीं देंगे, ऑप्शन सी, यानी कि 6 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन और यह। निश्चितता का बोध कराए। क्या से कुछ निश्चित नहीं हो रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं। कुछ भी निश्चित नहीं कर रहा है, यह भी नहीं होगा। कौन, यह भी नहीं बता रहा है कि कौन है दरवाजे पे खड़ा। यह जो है ना, यह क्या है? यह एक, ठीक है, गाय है, तो एकदम निश्चित दे दिया। यह एक पेन है, तो यह निश्चितवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वहाँ निश्चय पूछा था, या निश्चय, अनिश्चय पूछ लिया। कौन, जो, कोई, वह, इनमें से आपको बताना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। यह घोड़ा अच्छा है। चलिए, मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि यहाँ पे जो शब्द यह है, जो प्रयोग हुआ है, इस वाक्य के आधार पर दीजिएगा। यहाँ पे इनमें से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। इनमें से कौन सा जो है का शब्द है जो संबंधवाचक है? कोई, कौन, जो और वह।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो, ये संबंध को बताता है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष, क्रिया या अवयव। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, यही तो विशेषण की परिभाषा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, यानी कि विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले दोस्तों आपसे यह एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को कैसी लगी। आप वीडियो से अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक चीज़ लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं। हम अपनी परिस्थितियों के हिसाब से वीडियो किसी समय पोस्ट करेंगे, लेकिन पोस्ट करेंगे ज़रूर। इसकी सूचना आपको बेल आइकन दबाने से पता चल जाएगा, इसलिए आप बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। इसलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस प्रकार है। विशेषण के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 5 या 6? तो हम यहाँ जानेंगे विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो आइए हम देखते हैं विशेषण कितने प्रकार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4। आइए देखते हैं विशेषण के वो 4 प्रकार कौन से हैं। देखिए विशेषण के जो 4 प्रकार हैं वह हैं विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम, रंग, आकार, दशा आदि बतलाए, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के भेद 4 होते हैं, जैसा कि हमने पहले ही कहा है। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण एंड चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये हमारा मोटिवेशन है। चलिए वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।